हेलो गाइस एंड वेलकम टू द सी ट्यूटोरियल्स बाय गेट इट क्लियर गाइस। हम आज आपके लिए एरेज इन सी का टॉपिक लेके आए हैं। पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि सी में पॉइंटर्स क्या होते हैं, देन हमने आपको उनको प्रैक्टिकल की हेल्प से भी समझाया था। आज हम आपके लिए एरे इसलिए लेके आए हैं क्योंकि हम आने वाले सेशन में देखेंगे कि पॉइंटर और एरे को आप साथ में कैसे यूज कर सकते हैं। कैसे हम एक पॉइंटर को एरे की तरफ पॉइंट करवा के उसके वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट बन जाए। एंड हो सकता है कि ये आपके थोड़े हाई लेवल एग्जाम्स जहाँ पे सी के थोड़े एडवांस कंसेप्ट पूछे जाते हैं वहाँ पे इनके क्वेश्चंस भी आ जाएं। एंड देन गाइज हम आने वाले ट्यूटोरियल में स्ट्रिंग्स इन सी का कंसेप्ट भी देखेंगे कि हम सी में स्ट्रिंग्स अगर हमें बनानी होती हैं तो हम कैसे बनाते हैं। उसके लिए भी आपका एरेज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो आइए गाइज हम स्टार्ट करते हैं एरेज इन सी। सो गाइज एन एरे इज अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। जैसा कि डेफिनेशन आपको बता रही है कि एरे जो होता है वो एक ऐसी एंटिटी होती है या एक ऐसा कंसेप्ट है जिसकी हेल्प से आप मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवा सकते हैं एक ही जगह पे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू स्टोर 100 इंटीजर्स यू कैन क्रिएट एन एरे ऑफ इट। सो गाइज अगर मेरे प्रोग्राम में मुझे 100 नंबर रखने की ज़रूरत है तो क्या मैं मेरे प्रोग्राम के अंदर 100 वेरिएबल बनाऊंगा? यस, आप 100 वेरिएबल भी बना सकते हैं, लेकिन जब आपको उनको जगह जगह पे यूज़ करना होगा तब आपके लिए वो एक हेडेक हो जाएगा। आप कैसे 100 वेरिएबल्स का नाम याद रखेंगे एंड कैसे उनको बार बार यूज़ करेंगे? अगर सपोज आपने नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ऐसे नंबर 100 तक रख भी लिया है, चलो आपको याद तो रह जाएगा, लेकिन आपको जब जब वो यूज़ करना होगा तो आपको हर जगह नंबर 1 नंबर 2 लिखना पड़ेगा एंड देन आप उसको एक्सेस करके यूज़ कर पाएंगे। सो गाइज आप समझ सकते हैं कि जब हम बड़े प्रोग्राम लिखते हैं तो ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम बार-बार वेरिएबल लिखने से अच्छा हम सेम टाइप के वेरिएबल्स को एक कलेक्शन जैसी चीज़ में रख सकते हैं जिसको हम एरे कहते हैं। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक चीज़ बोली कि हम सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स को एक साथ रख सकते हैं। तो एरे जो होता है, अगर मैंने आप यहाँ पे देखें एग्जांपल में इंटीजर टाइप का एरे लिया है, तो ये एरे जो होगा ये खाली इंटीजर वैल्यूज़ ही स्टोर करेगा। इसके अंदर मैं फ्लोट या डबल वैल्यूज़ नहीं रख सकता हूँ। सो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एरे का खुद का एक डेटा टाइप हमें डिक्लेयर करना होता है। नीचे आप सिंटेक्स में देखेंगे कि मैंने एरे नेम के आगे टाइप लिखा हुआ है, जो हम एग्जांपल के अंदर देख सकते हैं कि हमने इंट लिया है, एरे नेम हमने डेटा लिया है एंड साइज हमने 100 डिफाइन किया है। तो जैसे ही आपने ये इसका डेटा टाइप डिफाइन कर दिया है एरे का, तो अब ये एरे जो होगा ये सिर्फ इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स ही स्टोर करता है। तो जब आपको सेम टाइप के एलिमेंट्स को किसी कलेक्शन के अंदर स्टोर करना है तो आप एरे का यूज कर सकते हैं। एंड देन हम इस एरे को कैसे यूज कर सकते हैं प्रोग्राम में, ये हम अपने आने वाले प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे। सो गाइज आगे बढ़ते हैं एंड हम देखते हैं सी में कितने टाइप के एरेज होते हैं। सो गाइज सी में होते हैं पहला वन डायमेंशनल एरे, सेकंड टू डायमेंशनल एरे एंड थर्ड जो होता है वो होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। सो गाइज आइए हम यहाँ पे वन डायमेंशनल एरे को समझें। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने एक इंटीजर का मान लो यहाँ पे आपको 5 साइज का एक एरे दिख रहा है, तो इसमें मैंने जो वैल्यू स्टोर करवाई है वो हमने करवाई है 28760, जो आपको बॉक्सेस के अंदर दिखेंगी। तो ये जो हमारे टोटल 5 वैल्यू हो गई हैं, ये 5 वैल्यू हमारे वन डायमेंशनल एरे के अंदर का रिप्रेजेंटेशन दिखा रही हैं, जिसमें से 2 जो होगा वो हमारा पहला एलिमेंट है, जो 8 है हमारा वो एलिमेंट 2 है, ऐसे ही 0 हमारा जो है वो लास्ट एलिमेंट है जो कि एलिमेंट 5 है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये जो 1D एरे है ये टोटल 5 साइज का है एंड इसने 5 वैल्यूज रखी हुई हैं। लेकिन गाइज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप इन वैल्यूज की पोजीशन की बात करते हैं, ना कि इनकी काउंट की, क्योंकि हमें तो पता है कि 2 हमारा पहला एलिमेंट है एंड 0 हमारा लास्ट एलिमेंट है, मतलब 1 से 5 तक हम ऐसे जाएंगे। लेकिन जब आपको इनको फेच करने की बात आती है तो आप उसको यूजिंग एरे कैसे फेच करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एरे का नाम है वो है नम एंड नम का जो 0th पोजीशन पे होगा वो आपका पहला एलिमेंट बनता है। एंड ये जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो इंटीजर्स पास किए हुए हैं गाइस, इनको हम इंडेक्सेस बोलते हैं। तो अगर मेरा एरे जो है वो 5 साइज का है तो उसके जो इंडेक्स होंगे वो 0 से 4 होंगे। एलिमेंट उसमें 1 से 5 होंगे ऑब्वियसली, लेकिन जो मेरा एक्चुअल इंडेक्स होगा वो मेरा 0 से 4 होगा। अगर ऐसे ही मेरे एरे का साइज 10 का है तो मेरे एरे के जो इंडेक्सेस होंगे वो 0 से 9 होंगे। अगर मेरे एरे का साइज 100 है तो जो मेरे इंडेक्सेस होंगे वो 0 से शुरू होकर के 99 तक जाएंगे, जहाँ पे मेरा जो 99 वाला इंडेक्स होगा
वो मेरा 100th एलिमेंट उठा करके मुझे रिटर्न कर देगा। सो गाइस यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, सिर्फ आप याद रखेंगे कि जो एरे का साइज होता है, तो एरे का जो मैक्सिमम इंडेक्स होगा वो साइज -1 होगा हमेशा। क्यों? क्योंकि इंडेक्सेस 0 से शुरू होते हैं। ओके गाइज, आइए हम आगे बढ़ते हैं एंड टू डायमेंशनल एरे देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे टू डायमेंशनल एरे में आप देख सकते हैं, वन डायमेंशनल में हम एक लिनियर फॉर्म में, एक सिंपल सी लाइन के फॉर्म में हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के बाद स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं यूजिंग रोज एंड कॉलम्स, जैसा कि हम टेबल के अंदर करते हैं, तो गाइज हम ऐसा एरे के अंदर भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें टू डायमेंशनल एरे डिफाइन करना होता है। एंड जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि हमारा सिंपल 1D एरे में जो नम 0 होगा वो पहला एलिमेंट होगा एंड जो नम 4 होगा वो लास्ट एलिमेंट होगा। यहाँ पे आपको कोई भी एलिमेंट जो एरे के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे भी जो वैल्यूज प्रेजेंट होंगी, हो सकता है, तो यहाँ पे आपको एलिमेंट फेच करने के लिए उसके रो का इंडेक्स देना पड़ेगा, साथ में आपको उसके कॉलम का इंडेक्स देना पड़ेगा। क्योंकि लीनियर एरर में तो वो सीधे सीधे एक ही लाइन के अंदर है, तो आपको पता चल जाएगा कि 0th पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है या 4th पोजीशन पे है। लेकिन इसमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये तो मैट्रिक्स फॉर्म है, तो मुझे रो 2 का कॉलम 1 का डेटा चाहिए, तो मुझे यहाँ पे इस तरीके से फेच करना पड़ेगा। एरे का नाम, देन मुझे रो, कौन सी रो में जाना है एंड कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए, तो मुझे यहाँ पे उसके दो कोऑर्डिनेट पास करने पड़ेंगे। जैसा कि हमने ग्राफ्स में देखा होता है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमारा होता है, जिसमें हम एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग अपना ग्राफ को प्लॉट करते हैं एंड हमें किसी पॉइंट पे जाने के लिए उसका कोऑर्डिनेट देना होता है, मतलब एक्स की पोजीशन एंड वाई की पोजीशन। देन हम जाकर के वहाँ पे उस पर्टिकुलर पॉइंट को जाकर के ड्रॉ कर सकते हैं एंड देन ग्राफ से ग्राफ को जोड़ते जाते हैं। तो गाइज ऐसे ही हमारे एरे में अगर आपको कोई वैल्यू फेच करनी है 2D एरे में, तो आपको उसके कोऑर्डिनेट पास करने पड़ेंगे। जैसे कि रो 1 का सेकंड कॉलम का डेटा लाओ, तो आपको x12 करके उसे कॉल करना पड़ेगा। गाइज अब हमारे पास यहाँ पे एक मल्टी डायमेंशनल एरे का कंसेप्ट भी है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मल्टी डायमेंशनल एरे क्या बोलता है, जैसे कि हम सिंपल ग्राफ की बात करें तो हम वहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस में काम करते हैं, लेकिन आपने कहीं कहीं पे एक्स वाई और जेड एक्सिस के बारे में भी पढ़ा होगा। सो गाइज वहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो पिक्चर होती है, एक्स वाई और जेड जब तीनों एक्सिस पिक्चर में आ जाती हैं, तो हम देन हमारा वो 3D फॉर्म ले लेता है। तो गाइज उस केस के लिए हमें क्या करना पड़ता था, अगर हमें एक्स वाई और जेड की एक्सिस को ध्यान में रखते हुए अगर ग्राफ या कुछ चीज ड्रॉ करनी होती थी, देन हमें तीन कोऑर्डिनेट उसके पास करने पड़ते थे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। सो गाइज यहाँ पे भी यही चीज है। आप सिंपली इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास एक 2D एरे है, ऐसे ही आपके पास बहुत सारे 2D एरे हैं एंड आपने उनको एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगा दिया है, देन आपका मल्टी डायमेंशनल एरे बन चुका है। आप यहाँ से देखें कि ये हमारा एक एरे की, हम ग्रीन कलर वाले एरे की बात करें तो उसमें हमारा रो 1 2 3 है, देन हमारे उसमें कॉलम है, सिमिलरली हमारे येलो वाले एरे में है, देन सिमिलरली हमारे रेड वाले एरे में भी है। एंड ये जो एक ग्रीन, ये एक येलो, एक रेड जो है, ये खुद भी एक इंडिपेंडेंट 2D एरे हैं। अगर आप 2D एरे को भी लीनियरली जमा देते हैं, देन आपका एक मल्टी डायमेंशनल एरे बन जाता है। मतलब एरे ऑफ एरेज है हमारे पास अब यहाँ पे। ओके गाइज, तो अब हम आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे हम समझते हैं वन डायमेंशनल एरे को। सो गाइज जब भी हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं एंड जब भी हम बिगिनर या फिर इंटरमीडिएट लेवल की बात करते हैं, तो हमें जनरली 1D एरे क्लियर होना चाहिए लॉजिकली। एंड हम आपको हमारे ट्यूटोरियल में मल्टी डायमेंशनल के बारे में इतना नहीं बताएंगे, क्योंकि वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। अगर आपको 1D एरे ही क्लियरली समझ में आ गया है, तो आप समझ सकते हैं कि आप सी में काफ़ी हद तक अच्छे कोडिंग कर सकते हैं एंड सी के एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं, जहाँ पे सी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरमीडिएट या फिर स्टार्टिंग एडवांस लेवल तक के। मल्टी डायमेंशनल एरे का एक्चुअल में रियल टाइम एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, लेकिन जहाँ तक हमने नोटिस किया है कि ये एग्जाम्स में इतने नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल हो जाते हैं, हाई कंसेप्चुअल हो जाते हैं, हाईली। सो गाइज अगर हम यहाँ पे वन डायमेंशनल एरे की बात करें, तो आप देख सकते हैं मैंने पहले एक एरे डिफाइन किया हुआ है, डबल अमाउंट, जिसका साइज है 5। मतलब मेरा अमाउंट नाम का एरे होगा जिसमें जो डेटा होगा वो डबल टाइप का स्टोर होगा एंड उसका साइज होगा 5। देन मैंने एक सेकेंड एरे डिफाइन किया है यहाँ पे इंटीजर टाइप का, जिसका एरे का नाम है एज, एंड इसके जो टोटल साइज होगा वो होगा 6 का।
एंड देन मैं उसके आगे देख सकते हैं आप, मैंने करली ब्रेसेस में 6 की 6 वैल्यूज पास कर दी है। सो गाइस, जो मैंने पहले डबल एरे बनाया है, आप इस तरीके से भी एरे को बना करके छोड़ सकते हैं एंड बाद में उसमें आप वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको, जैसे मैंने सेकंड एरे में दिखाया है कि अगर आपको साथ ही साथ में वैल्यूज भी उसके अंदर पास कर देनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। ये दोनों ही तरीके वैलिड हैं। गाइस, मैंने आपको यहाँ पे फिर से इसका एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाया हुआ है कि अगर मैंने ये सेकंड एरे के अंदर वैल्यूज डाल दी हैं तो वो कैसे होंगी। आप देख सकते हैं 25, 21, 32, 36, 45 एंड 6, ये मेरे एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, क्योंकि मेरे एरे का साइज 6 है। लेकिन गाइस, जब मैं इंडेक्सेस की बात करूं तो मेरा 25 का इंडेक्स होगा 0, 21 का 1, 32 का 2, 36 का 3, 45 का मेरा 4 होगा एंड 6 का मेरा 5 होगा। तो इंडेक्सेस हमेशा 0 से शुरू होकर के टोटल साइज -1 तक चलते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार आपको ये चीज समझा रहा हूँ। अगर हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछें या आपको प्रैक्टिकल में दिखाएं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये एक -1 से हम फेच कर रहे हैं तो वैल्यू कैसे फेच होके आ रही है, क्योंकि एलिमेंट 1 हमेशा 0th इंडेक्स पे ही होगा आपका और वो वैसे ही फेच होगा। Okay, guys. So element of an array can be initialized separately also using the loops or any other mechanism. So guys, हमने जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया कि या तो आप एलिमेंट्स उसमें डायरेक्टली असाइन कर दो या फिर मत करो, तो ये दोनों एग्जांपल भी वैलिड हैं। देन हमारे पास और भी तरीके होते हैं कि मैं इनको साथ में इनिशियलाइज ना करके सबको अलग अलग भी कर सकता था। मतलब मैंने सिर्फ दो वैल्यू पास करूं, बाकी दो मैं बाद में डालूं, बाकी दो मैं बहुत और बाद में डालूं मेरे प्रोग्राम में कुछ काम करने के बाद। तो वो भी हमारे पास तरीका होता है, ये हम आपको प्रैक्टिकल सेशन में करके दिखाएंगे। देन गाइज, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक नोट डाला हुआ है कि जब मैंने एरे बनाया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी कोई मेमोरी स्टोर करेगा, क्योंकि ये भी तो एलिमेंट स्टोर कर रहा है, राइट। सो गाइज, यहाँ पे अगर मैं बात करूं जैसे इंटीजर एरे की, तो इंटीजर एरे का मेरा टोटल साइज है 6 और एक एलिमेंट को स्टोर करने के लिए मुझे मालूम है कि इंटीजर में मुझे 4 बाइट्स लगते हैं। तो जो ये मेरा टोटल एरे होगा ये 6 इंटू 4 24 बाइट्स का मेमोरी स्टोर करके रखेगा अपने पास। क्यों? क्योंकि इसे 6 इंटीजर होल्ड करने हैं। ओके गाइज, ये भी हम आपको दिखाएंगे कि कितना इसका साइज होता है, कैसे होता है। एंड ये जो एरे का साइज होता है ये भी डिपेंडिंग अपॉन डेटा टाइप होगा, ये तो आपको पता ही होगा, हमने वेरिएबल्स में और जब हमने डेटा टाइप्स के बारे में आपको बताया था तब हमने बताया था कि हर एक डेटा टाइप का एक प्री डिफाइंड साइज होता है जिसमें वो वैल्यू स्टोर कर सकता है अपनी मिनिमम से लेके मैक्सिमम लिमिट तक की। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज गाइज, हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड गेट इट क्लियर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।